वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था इनकम टैक्स के बारे में, आपको अच्छे से ध्यान होगा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है। उसके बाद मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया था, उसका एक्ट भी बताया था आप लोगों को, ध्यान हो तो 1961। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स में जो आय के जो स्रोत होते हैं वो स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। 5 स्रोत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे से आय, पूंजीगत संपत्तियों से आय और अन्य स्रोतों से आय। कंप्लीट है वहां तक तो। उसके बाद मैंने कुछ परिभाषाएं आप लोगों को बताई थी। क्या क्या परिभाषाएं थी? पहला मैंने आपको बताया था कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर किसे कहा जाता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था गत वर्ष क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीवियस ईयर। उसके बाद इनकम टैक्स ने किन किन को व्यक्ति माना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। व्यक्ति का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो सामान्य व्यक्ति आप हो गए और मैं हो गया। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था फर्म के बारे में। तीसरा मैंने आपको बोला कोई कंपनी हो गई, संस्थाएं हो गई, एलएलपी के बारे में बताया था। एओपी व्यक्तियों का समूह जिसको बोलता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया व्यक्तियों का शरीर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कंप्लीट है यहाँ तक व्यक्तियों का शरीर, उसके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया स्थानीय जो प्राधिकरण होते हैं, जो भी स्थानीय सत्ताएं होती है उसके बारे में मैंने आप लोग बताया कि स्थानीय सत्ता जो भी होती है वो भी एक प्रकार का इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, तो उसको उसमें व्यक्ति माना जाता है। और लास्ट में आपको बताया जो भी न्यायिक शक्तियां होती है, जो भी कंप्लीट मंदिर मस्जिद जो भी हो रहे हैं वहां पे जो उनको डोनेशन आता है, जो दान वगैरह आता है, तो उसको भी एक प्रकार से इनकम टैक्स ने क्या माना है, व्यक्ति माना है। कंप्लीट यहां तक। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है उस इनकम टैक्स का। इस इनकम टैक्स में बात करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या है, भारत में, ध्यान से इस चीज को सुने, भारत में जो भी कृषि आय होती है, एग्रीकल्चर इनकम जो भी होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, कर मुक्त होती है। याद आया कुछ? मैंने आपको उसमें बताया था कि जो भी इनकम अपन ने कमाई है, कहां से, एग्रीकल्चर से कमाई है, वो सभी इनकम क्या हो गई, टैक्स फ्री हो गई, उस पर कोई टैक्स आपको चुकाना ही नहीं है। लेकिन उसमें मैंने आपको कुछ नियम व शर्तें बताई थी, मुख्य बातें बताई थी, वो भी आप लोगों को ध्यान होगा, याद दिला देता हूँ कुछ मैंने आपको उन क्लासों के अंदर बताया था। मान लो कि कोई आपकी जमीन है, उस जमीन के पास में या उस जमीन के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं, आपने कोई क्या करा, स्टोर बना रखा, कमरा बना रखा, उसको किराए पे दे दिया, या फिर कोई दूसरा भी आप कर रहे हो, संग्रहण का कार्य कर रहे हो, तो उस केस में आपको वो कृषि आय के रूप में गिना जाएगा। कंप्लीट यहां तक। उसके बाद मैंने आपको उन इनकम के बारे में बताया जो दिखती तो किसकी, कृषि आय की तरह दिखती है, लेकिन वो कृषि आय नहीं होती है। आपको ध्यान हो तो हाट बाजार के बारे में बताया था, डेयरी उद्योग के बारे में बताया था, मुर्गी पालन के बारे में बताया था, बताया नहीं बताया था? वो सभी जो आय होती है वो क्या होती है, गैर कृषि आय कहलाती है। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के अंदर। मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कृषि आय की बात ही कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जो टॉपिक चल रहा है अपना, वो चल रहा है कृषि आय वाला। अब कृषि आय में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो गई अंशतः कृषि आय, यानी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी आय जो कुछ तो कृषि आय की श्रेणी में गिना जाएगा और कुछ आय को अदर इनकम यानी टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा। उसके कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। जैसे कि परिभाषा के अंदर लिख रखा है, कुछ आय अंशतः कृषि से संबंधित मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक। मैंने आपको बताया था कुछ आय क्या होगी, कृषि के अंदर आ जाएगी, और कुछ आय किस में आ जाएगी, व्यापारिक की श्रेणी में आ जाएगी। जैसे कि मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा चाय के उत्पादन से आय। आप लोगों को ध्यान हो, मैं बात करता हूं आसाम की बात करता हूं, मतलब वो जो पूर्वोत्तर जो भी राज्य हो गए उनकी बात करता हूं जहां पे खेती होती है चाय की। आप लोगों ने देखे होंगे उन वहां पे पहाड़ों पर क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को, वो सीन याद करें आप लोग माइंड में, उसको चलाएं। हाँ, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। जानो सीढ़ी नुमा खेत का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है पार्ट में होता है, ऐसे होता है। कंप्लीट है। और वहां पर क्या होता है, चाय के बागान होते हैं।
चाय के बागान होते हैं। आप लोग देखा होगा जो लेडीज होती हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो पिछली की तरफ टोपला रखते हैं और क्या होते हैं, उन खेतों से चाय के जो पत्ते होते हैं उनको छांटते हैं। याद है कुछ चाय के बीज वगैरह हो उसको छांटते हैं, फिर उस टोपले के अंदर डालते हैं। तो मैं वहां की बात कर रहा हूं। यदि आप लोगों ने, यदि आप में से या फिर किसी को पता ना हो तो उसकी बात करें, चाय के उत्पादन से क्या होता है, चाय के जो बागान होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्लियर लेकर गए, चाय के उत्पादन में 2 क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। इस चीज को भी नोट करें आप लोग, हर एक चीज को नोट करना है। कौन कौन सी? एक तो हो गया चाय को उगाना और दूसरा को चाय को विक्रय योग्य बनाना। अब इसका मतलब क्या होता है? अब चाय का उगाना और चाय को विक्रय योग्य बनाना, जैसा कि आप लोगों को पता है कृषि कार्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक कार्य और दूसरा होता है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मैंने प्राथमिक कार्य में बताया था कि आपको बीज डालना, ठीक है ना, उसकी गुड़े की बात करते हो, वो सहायक कार्य में था। मैं बीज डालने की बात करता हूँ, स्टार्टिंग जो होता है खाद डालना, मतलब कि फसल को उगाने से पहले जो कार्य किए रहे हैं, फसल उगाने तक के जो कार्य किए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं? वो आते हैं प्राथमिक कार्य के अंदर। याद आया कुछ? और सहायक कार्य का मतलब क्या होता है? उसके एवज में जैसे कि सिंचाई का कार्य हो गया, जैसे कि उसको वापस फिल्टरिंग का काम हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करता हूं मैं, उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण के तौर पे सरसों के, आपको देखोगे सरसों का तेल होता है, तो सरसों का तेल में क्या होता है, उसमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला कार्य उसका होता है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या होगा, सबसे पहले खेत को जोतेंगे अपन, जोतने के बाद उस खेत के अंदर क्या करेंगे, बीज को डालेंगे। बीज को डालने के बाद क्या होगा, उसकी फसल तैयार हो जाएगी। ये होता है, ये तो हो गया उसका प्राथमिक कार्य। उसके बाद क्या होगा, फसल पक जाती है, पकने के बाद उसके बीज आते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। बीज के बाद उसको क्या करते हैं, उसको अपन या तो सेल कर देते हैं, नॉर्मली क्या होता है सेल किया जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, हम उन बीजों को क्या करते हैं, जो भी मशीनें होती हैं मशीन में उसको क्या करते हैं, पिसाते हैं। ये होता है, पिसाने के बाद उसको क्या निकलता है, तेल निकल जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फसल उग चुकी है, बीज पक चुके हैं, उसके बाद कार्य जो कार्य हो रहे हैं वो कौन से कार्य कहलाते हैं, सहायक कार्य कहलाते हैं। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। चाय के उत्पादन में क्या हो रहा है, चाय को उगाना और चाय को विक्रय योग्य बनाना। कंप्लीट है तक सब कुछ साफ सफाई वगैरह करने के बाद करते हैं। तो इसमें चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया को व्यापारिक क्रिया मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि विक्रय योग्य का मतलब क्या होता है, अब उस चाय को अपन बेचने वाले हैं, जो चाय अपन पी रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार चाय बागान की आय को 2 भागों में बांटा जाता है। आयकर अधिनियम के तहत एसीआई, इस चीज को देखें आप लोग, जो भी चाय की खेती करते हैं, जो भी व्यक्ति हो चाय की खेती करते हैं, तो इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 क्या कहता है, आयकर अधिनियम 1961 बोलेगा कि आपकी जो भी इनकम हुई है चाय से संबंधित, उसका 60% भाग माना जाएगा कृषि आय के रूप में, ठीक है। और उसका 40% जो भाग माना जाएगा वो कौन सी आय कहलाएगी, व्यापारिक आय कहलाएगी। कंप्लीट है तक। तो 60% होगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी के जो 40% होगा उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ये हो गई चाय का उत्पादन से आय। तो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में आप इसको नोट करते हैं, चाय के उत्पादन की बात करते हैं। यदि आप चाय की खेती करते हो, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा था, वैसे तो सामान्य रूप से समस्त प्रकार की कृषि आय को पूर्णतः भारत में कर मुक्त माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिस पर किसी न किसी रूप में या उसका कुछ भाग के रूप में अपन क्या लगाना पड़ता है, उस पर टैक्स लगाना पड़ता है। जैसे इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, आज के टॉपिक की बात ही वही हो रही है, अंशतः कृषि आय, यानी आंशिक भाग तो हो गया कृषि से संबंधित और आंशिक भाग किस में हो गया, व्यापारिक से संबंधित। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, चाय के उत्पादन से 60% हो गया एग्रीकल्चर इनकम, और बाकी का 40% कौन सा हो गया, बिजनेस इनकम, जिसे कहा जाता है व्यापारिक आय कहा जाता है चाय की बात करते। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, इसने कुछ शर्तें इसमें बता रखी है। ये शर्तें कौन कौन सी, करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो और करदाता ने ही चाय की निर्माण प्रक्रिया की हो। इस चीज को आप लोग नोट करें। आ रही बात समझ में, मैंने ही फसल उगाई और मैंने क्या करा, उस चीज को फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग का मतलब क्या होगा, उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए मैंने उस चीज को तैयार किया। तो उस कंडीशन में इस चीज को फॉलो करेंगे। यदि इन शर्तों की हम पूर्ति नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, जो 60% हम लोग कृषि आय का मान रहे थे वो नहीं माना जाएगा। कंप्लीट यहां तक आ रही बात समझ में। तो आपको क्या करना है, इन शर्तों की पूर्ति भी करना है। अब ऐसे नहीं होगा मैंने तो चाय की फसल उगा दी और जो फसल उगाई थी मैंने उसी फसल को बेच दिया, फसल को बेचा, बीज को नहीं बेचा। आई बात, फसल को बेच दिया, सामने वाली पार्टी ने क्या किया, उस फसल को जो बेचा था मैंने
उसके अंदर कुछ केमिकल हो गया, फिर फिल्टरिंग हो गई, साफ सफाई हो गया, उसके बाद उसने उसको पैकेट तैयार किया, उस मार्केट में सेल कर दिया। और फिर मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सर जी मैंने तो इनकम टैक्स में नहीं चुका सकता हूँ। वो बोलेगा क्यों भाई, क्यों नहीं चुकाएगा? तो बोलेगा मैंने तो क्या करी, कृषि आय की, और कृषि आय के अंदर आपका जो पॉइंट बोलता है वो बोलता है कि चाय के उत्पादन से जो भी आय होती है उसमें क्या करना है, 60% कृषि आय को माफाना करेंगे और 40% पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन मैं को बोलूंगा तूने करा क्या है, क्या किया है? उसने आगे वाले जो व्यक्ति था उसने क्या करा, पूरी की पूरी खड़ी फसल थी उसको बेच दिया, विक्रय योग्य उसने नहीं बनाया था, तो उस पर जो 60% जो टैक्स फ्री इनकम थी वो क्या हो गई, वापस टैक्सेबल हो जाएगी। कंप्लीट यहां तक बात करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं रबड़ के उत्पादन से आए। अब मैं रबड़ के उत्पादन की बात करता हूं। देखो कभी कभार क्या होता है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तो नॉर्मली इस काम को करते होंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको पता नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने टीवी में जरूर देखा होगा। टीवी में क्या होते हैं, जो मैं रबड़ उत्पादन की बात करता हूँ, रबड़ कौन सा, रबड़ उत्पादन कौन सा, तो पता आपको? रबड़ उत्पादन आपने देखा होगा, ये नॉर्मल जो दूसरे जो रबड़ होते हैं अपने मिटाना का हो गया, दूसरे जो रबड़ हो गया, उसमें रबड़ भी बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, रबड़ के पेड़ की बात, हर कौन से पेड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रबड़ के पेड़ होते हैं, उस पर चीरा लगाते हैं, फिर उसका दूध गिरता है नीचे की तरफ, ध्यान होता है आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, दूध गिरता है नीचे, कोई भी भगोना हो गया, टब हो गया, बाल्टी हो गई, उस पर दूध को उस पर लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को वो करते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं वो। तो यदि कोई व्यक्ति वो क्या कर रहा है, रबड़ के उत्पादन से कार्य से संबंधित कार्य करता है, जैसे कि दे रखा है मैंने, ये देखें आप लोग, रबड़ के उत्पादन से आय होती है, लिख रखा। तो इसमें इनकम टैक्स क्या बोलता है, इसमें इनकम टैक्स बोलता है कि कुल आय का 65% जो भाग होता है, 65% जो भाग होता है वो कहलाता है एग्रीकल्चर इनकम। कंप्लीट 65% हो गया एग्रीकल्चर इनकम, बचा कितना, 35% भाग कौन सा होगा, व्यापारिक आय। कंप्लीट है। चाय के उत्पादन में 60-40 का रेशियो, 60 एग्रीकल्चर, 40 हो गया बिजनेस इनकम। रबड़ के उत्पादन की मैं बात करता हूं तो 65% क्या हो गया, 65% हो गया एग्रीकल्चर, और उसका जो रिमेनिंग बचा कितना बचा, 35%, वो कौन सा हो गया, व्यापारिक आय होगी। कंप्लीट है तक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, चाय के बाद तो कॉफी की बात करता हूं मैं। सुना होगा कॉफी पी भी होगी आप लोगों ने, नॉर्मली पीते ही हम तो, कॉफी पीते कि नहीं पीते हैं। अब मैं कॉफी की बात करता हूं तो कॉफी उत्पादन से जो आय होती है, देखो सभी इसमें नियम ही है, नियम भी वही वाली बात देखें, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, उसमें 65 आ रहा था, 60 आ रहा था। मैं कॉफी की बात करता हूं तो देखें आप, कुल आय का 75% जो भाग होता है वो कृषि आय माना जाता है। कितना प्रतिशत भाग, 75% भाग। चाय अलग है, कॉफी अलग है। देखा होगा आप लोगों ने कभी, नॉर्मली कॉफी के अपन पाउच लेके आते हैं, पैकेट लेके आते हैं, डिब्बा होता है, उसके अंदर आप देखो कॉफी के बड़े बड़े बीज होते हैं, होते हैं ना, दिखते हैं, मतलब देखे तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बीज वहां फोटो लगा रखे होते हैं। चाय में तो छोटे छोटे बीज होते हैं, आपको ध्यान नहीं होगा। तो यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉफी से संबंधित एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर कर रहा है, कृषि कार्य से संबंधित कार्य कर रहा है कॉफी से संबंधित, तो वो जो भी आय अर्न करता है, जो भी पैसा कमाता है, उसका 75% जो भाग होगा वो कृषि आय होगा। और कृषि आय भारत के अंदर होती है टैक्स फ्री, कर मुक्त होती है पूर्णतः। 100 में से 75 हो गया कृषि आय, और बाकी का जो 75% भाग जो बचा वो कौन सी आय कहलाएगी, व्यापारिक आय कहलाएगी। और व्यापारिक आय पर तो टैक्स आपको चुकाना ही पड़ेगा। कंप्लीट तक। अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि इसने पॉइंट लिख रखा है, यदि कॉफी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफी को भूनकर उसके साथ चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए, मैंने आपको बोला केमिकल की बात कर रहा हूं, केमिकल मिलाया जाता है, अथवा केवल भूनकर, भूनना मतलब जानते हो भूनने का मतलब क्या होता है, उसको भाप के रूप में उसको करते हैं, पानी डाल दो फिर उसको गर्म करते हैं तो उसको भून कर किया जाता है, भूनकर विक्रय किया जाता है। ऐसी कार्य से होने वाली कुल आय का 60% भाग कृषि आय, और 40% जो भाग होता है वो कौन सी कहलाएगी, व्यापारी कहलाएगी। तो आगे बस में यदि जो कॉफी की बात करता हूँ, कॉफी के बीज, प्योर कॉफी की बात कर रहे हो, प्योर कॉफी का मतलब क्या होता है, फसल आई, फसल के जो बीज हुए, बीज बनने के बाद उसको अपन ने क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, बीज को रिफाइंड करके, बीज को साफ सुथरा करके, उसके बाद मान लो उसको सेल कर रहे हैं, तो उससे आय संबंधी 75% हो जाएगा कृषि आय, और 25% कौन सा आएगा, व्यापार हो जाएगा। लेकिन
उस बीज के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने ये चीजें कर दी, ये चिकरी, कोई खुशबू वाला पदार्थ या केवल भूनकर, मतलब कि अपन इस चीज को अपना दिया। अभी साफ सफाई का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है, चलो ठीक है, कॉफी, रबड़, चाय वगैरह तो अपने घर पे नहीं होती है, आप लोगों का नहीं होती होगी तो, लेकिन नॉर्मली गेहूं तो होता है, मक्का तो होता है, ठीक है। अब मक्के की बात करता हूँ, मैं भी अब बात करता हूँ मक्के की बात। अभी तो गेहूं का सीजन चल रहा है, मैं मक्के की बात कर रहा हूँ। मक्के का मतलब क्या होता है, मक्के में सबसे पहले क्या होता है, उसका फसल बड़ी होगी, उसके ऊपर भुट्टे आएंगे जिसको मक्का कहते हैं। उसके बाद उसके मक्के को हम तोड़ते हैं, आपको ध्यान हो तो उसकी फसल उसको अलग करते हैं, मक्के को अलग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस मक्के को लेके जाते हैं घर के ऊपर, उसके बाद उसको अपन कूटते हैं, कूटते हैं लकड़ी से कूटते हैं, तो क्या उसके बीज चले जाते हैं और बाकी का जो होता है उसको साइड में कर देते हैं। हो रहा है यहाँ तक। तो पहला काम था क्या हो गया, फसल जो बड़ी हुई वो, तो वो कौन सी होगी, प्राथमिक कार्य हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, लेके आए, उसको कूट पीट किया और उसको साइड में रख दिया, मतलब साफ सुथरा करके अपन साइड में रखते हैं, तो वो दूसरी बात हो गई। तो वहां तक तो जो काम हो रहा है, अब मैं बात करता हूँ वापिस यहाँ पर, वहां तक तो जो बात हो रही थी वो हो रही थी यहाँ वाली, कंप्लीट है। लेकिन मान लो कि उसको गेहूं मक्के को साफ करने के बाद अपन अलग चीज को प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे कि देखिए कहते हैं ना पॉलिश करना किसी चीज को, हर चीज की पॉलिश होती थी, वैसे गेहूं को मक्के को अपना अच्छे से पॉलिश वाला कुछ होता है, वो प्रोसेस अपना रहे हैं, या फिर दूसरा कुछ चीज अपन कर रहे हैं, केमिकल्स का उपयोग लेते हैं, उसको पर अच्छी गुणवत्ता के हिसाब से बना रहे हैं, तो उस केस में बात करते हैं तो वो अलग श्रेणी में आ जाती है। जैसे इसकी बात करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो पता है आपको चाय वाली जो बात कर रहा था, चाय में का तो 60-40 का रेशियो था, तो वही वाली बात यहाँ पर भी आ गई। कंप्लीट तक। तो ये तो बात हो गई कॉफी की। तो आपको याद रखना है, नॉर्मली सामान्य रूप से बता याद रखना है, चाय की बात करते हैं तो 60-40, 60 कृषि 40 हो गया। रबड़ के अंदर क्या होता है 65-35, कंप्लीट तक। और मैं बात करता हूं कॉफी की बात करता हूं, क्या होगा 75-25 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अन्य व्यवसाय की बात करते हैं, तो उसमें देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बता रहा हूं मैं आपको। करदाता अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फार्म पर उत्पन्न की गई उपज या लगान के रूप में प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो छोटी चीजें हटा दो इसको। वैसे इसके अलावा कोई नॉर्मल चीजें अंशित कृषि होती नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी होती है, पहला हो गया चाय, दूसरा हो गया रबड़, और तीसरा कौन सा हो गया कॉफी हो गया। 3 चीजें ऐसी है जो अंशतः कृषि आय की श्रेणी में मानी जाती है। कंप्लीट स्टूडेंट। आगे बात में तक ये तो एग्रीकल्चर इनकम की बात। तो आपको एग्रीकल्चर इनकम में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, भारत में स्थित, मैं आपको क्लियर छोटी समरी के रूप में बता रहा हूं, भारत में स्थित कृषि भूमि से जो आय अर्जित होती है किसी व्यक्ति को, तो वो आय पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। शर्तें नियम वो बता दिए, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बता दिया। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, जो भूमि होनी चाहिए वो भारत में स्थित होनी चाहिए, पहली बात तो ही होगी। दूसरी, उस भूमि के आपको लोग क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, मालिक होना ही पड़ेगा आप लोगों को। तीसरी चीज क्या है, उस भूमि पर क्या होना चाहिए, कृषि कार्य से संबंधित कार्य होने चाहिए। यदि 3 कंडीशन को फॉलो करता है कोई व्यक्ति और फिर यदि उसको कृषि आय होती है, तो भारत में पूर्ण रूप से वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। कंप्लीट। फिर दूसरा क्या होता है, कुछ इनकम ऐसी होती है जो लगती तो कृषि से संबंधित, लेकिन वास्तविक रूप से वो कृषि से संबंधित नहीं होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, हाट बाजार, डेयरी, मुर्गी पालन, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, आज की क्लास की बात करता हूं। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया कुछ आय ऐसी होती जो पार्शली जिसको बोलते हैं, यानी कुछ भाग तो कृषि की श्रेणी में आ जाएगा और कुछ भाग किसकी श्रेणी में आ जाता है, वो व्यापारिक आय की श्रेणी में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया उसमें 3 इनकम आप लोगों को याद रखनी। कौन कौन सी, सबसे पहला था चाय। चाय में जो भी इनकम अपन अर्जित करेंगे उसका 60% होगा एग्रीकल्चर और बाकी का जो 40% वो किसमें हो गया, व्यापारिक आय की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, रबड़ से उत्पादन आय। ठीक है ना। अब रबड़ में क्या होता है, रबड़ में जो भी आप लोग आय अर्जित करोगे उसमें 100 में से 65% भाग माना जाएगा कौन सा, कृषि आय से संबंधित, और बाकी का 35% किसमें आ जाएगा, व्यापारिक आय में। लास्ट और फाइनल मैंने आप लोगों को बताया था, कॉफी की बात करता हूं। तो कॉफी से संबंधित कोई कार्य हम कर रहे हैं, कॉफी का उत्पादन हम करते हैं, कॉफी से जो भी कृषि आय होती है 100% में 75% जो भाग होगा वो कृषि आय की श्रेणी में आ जाएगा और 25% जो भाग है वो व्यापारिक काम में आ जाएगा। यानी कि
जो कृषि आय से संबंधित उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है, और बाकी का जो बच रहा है उस पर आपको क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। कंप्लीट है तक? तो ये तो बात हो गई कृषि आय की बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे वाली क्लास की बात करते हैं। स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वापस से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको अंशतः कृषि आय के बारे में बता ही दिया। अब बात आती है कि इनकम टैक्स ने किन व्यक्तियों को भारत का निवासी माना है। अब नॉर्मल सी बात है, आप भी सोचोगे भारत का निवासी माना, तो नॉर्मल सी बात है, जो व्यक्ति भारत में रहता है वो भारत का निवासी हो गया। आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, हाँ सही बात तो यही तो है, जो भारत में रहेगा उसको भारत का निवासी कहेगा, जो बाहर रहेगा उसको विदेशी कहेंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य की बात करते हैं। लेकिन मैं इनकम टैक्स की बात करूं, एज पर रूल्स इनकम टैक्स 1961, आयकर अधिनियम 1961 की बात करता हूं, तो उन्होंने क्या कर कुछ नियम बना रखे। हर एक चीज के नियम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हम बात करते हैं रोड की बात करते हैं तो आपको क्या होता है, वहां पे बाएं चलिए, ठीक है, रेड सिग्नल आता है तो आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन सिग्नल आपको रवाना होना पड़ेगा, ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर हॉर्न नहीं बजाना है, स्कूल के बाहर हॉर्न नहीं बजाना है, ऐसा नॉर्मल से क्या होता है, वो क्या होती है, नियम व शर्तें होती है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ तो इनकम टैक्स में भी क्या होता है, इनकम टैक्स में भी निवासी जो होते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, निवासी जो होते हैं उसमें क्या करेगा, इनकम टैक्स ने 3 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। कोई व्यक्ति इसको 2 भाग भी बोलता है, कोई व्यक्ति इसको 3 भाग ही बोलता है। तो सामान्य रूप से मैं आपको तीनों बता दूंगा कि क्या किसको क्या कहते हैं और उसको कैसे अपन उस चीज को पता लगाएं कि वो क्या चीज है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है कि निवास स्तर का निर्धारण। निवास स्तर का मतलब क्या होता है, भारत में उस किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए कि वो भारत का निवासी है कि नहीं है, तो उसका निर्धारण कैसे करते हैं वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो निवास स्तर का निर्धारण, तो सामान्य रूप से बात करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के अंदर, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 3 प्रकार के निवासी होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के निवासी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले बात करता हूं साधारण निवासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। किस कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है OR। कंप्लीट है तक? पहला हो गया साधारण निवासी। दूसरी में बात करता हूं असाधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंप्लीट है, ये हो गया NOR। लास्ट और फाइनल कौन सा हो गया? अनिवासी, जिसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट, इन शॉर्ट कहते हैं NR। अभी होता क्या है ये तो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई पूछ ले इनकम टैक्स ने निवास स्तर के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति, कितने प्रकार के निवास स्तर के माने हैं, तो आपको नॉर्मल सी एक ही आपको आंसर देना है कि इनकम टैक्स के हिसाब से 3 प्रकार के निवासी होते हैं। कौन सा होता है? साधारण, दूसरा होता है असाधारण और तीसरा होता है अनिवासी। कंप्लीट है स्टूडेंट यहां तक? तो ये कैसे इसका पता लगेगा कौन सा साधारण है, कौन सा असाधारण है और कौन सा अनिवासी है, तो इसका मैं बता रहा हूं, देखें आप अपनी कॉपी में इन चीज को नोट करते रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स। यदि आपने उसको अच्छे से पढ़े तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में जब आप लोग पूर्ण रूप से अकाउंटेंट बन जाओगे तो उस केस में क्या होगा, यदि आपने इनकम टैक्स को समझ लिया तो ITR फील होते हैं, जो कैसे क्या होता है वो बात की बातें हैं, उसमें बहुत फायदेमंद होता है वो। आप देख सकते हो। अब हम पता कैसे लगाएं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि जो साधारण है, असाधारण है और तीसरा कौन सा हो गया, अनिवासी की बात को कैसे पता लगाएं कि वो व्यक्ति साधारण है, असाधारण है, अनिवासी। तो इसके लिए जैसे हर एक चीज की शर्तें होती हैं, वैसे भी इसकी भी शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी? 2 प्रकार की शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आधारभूत शर्त, आप पीछे देख सकते हैं आधारभूत शर्त, और दूसरा होता है अतिरिक्त शर्त। ये अतिरिक्त शर्त की बात करता हूं मैं। सबसे पहले बात करता हूँ आधारभूत शर्तें की बात। आधारभूत का मतलब वो क्या होता है, मकान को बनाने के लिए जो नींवें होती है, नींवें क्या होती है, उसका आधार होती है। वैसे क्या होती है, किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी आधार शर्तें को पूरा करना पड़ता है। आधार का मतलब जो कंपलसरी है, आने वाले रूप से कंपलसरी है। कौन कौन से देखें आप लोग। शर्तें में नियम क्या होता है? शर्तें में नियम का पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आधारभूत शर्तें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन में क्या बोलता है, गत वर्ष में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। अब गत वर्ष का मतलब क्या होता है? गत वर्ष का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, गत वर्ष का बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस वर्ष की आय पर कर लगता है, जिस वर्ष की आय पर कर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? गत वर्ष कहते हैं। जैसे कि अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2020-21,
चल रहा है, चला 2020-21 चल रहा है, तो इसका गत वर्ष कौन सा हो गया, इसका पिछले साल कौन सा हो गया, 20-21 अभी वाला, तो 19-20 पिछले साल हो गया। कंप्लीट है। तो ये क्या बोल रहा है, गत वर्ष में कम से कम क्या होना चाहिए, वो 182 दिन भारत में रहा हो। अब 182 दिन का मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो असेसमेंट ईयर होते हैं, असेसमेंट ईयर जो प्रारंभ होता है, जैसे कि मैंने आपको वित्तीय वर्ष के बारे में बताया था। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, वो हो गया वित्तीय वर्ष। वैसे मैं कर निर्धारण वर्ष की बात करता हूँ, सेम वैसे ही है, 1 अप्रैल को अपन स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, वो कौन सा होगा, गत वर्ष हो गया। कंप्लीट यहां तक। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, तो इनकम टैक्स में नॉर्मली बात तो वही हो रही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से अलग है, आप लोग उस चीज को भी नोट कर लें। गवर्नमेंट में जो स्टार्ट होता है वो 1 मार्च को स्टार्ट होता है। कब होता है, 1 मार्च को, और खत्म कब होता है, 28 फेब को, 28 फरवरी को उसका साल। ये नॉर्मली बात करता हूँ एज पर गवर्नमेंट रूल्स की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का हो जाएगा 1 मार्च और 28 फरवरी लास्ट। कंप्लीट है। और मैं बात करूँ दूसरी की बात करता हूँ, एज ए कंपनी सेक्टर की बात करता हूँ, तो उनका साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल को और खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च को। कंप्लीट है। तो यहाँ की बात करता हूँ मैं, अदर देन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के अलावा की बात कर रहा हूँ। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, यानी कि वो 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च इसके बीच में, पूरे साल भर के बीच में वो 182 दिन भारत में रहना चाहिए। किस शर्त के अनुसार, आधारभूत शर्त के अनुसार। कंप्लीट है। पहली कंडीशन क्या है, 182 दिन भारत में रहना चाहिए, अथवा यानी यदि ये कंडीशन वो पूरी नहीं कर पा रहा किसी कारणवश, तो दूसरी कंडीशन भी इसने बोल रही, दोनों में से एक को पूरा करना जरूरी है, तो वो कहलाएगी आधारभूत शर्त को उसने पूरा कर लिया। दूसरी शर्त क्या बोलती है, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन, गत वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च इसके बीच में कम से कम कितने दिन, 60 दिन वो भारत में रहना चाहिए। तथा का मतलब क्या होता है, इसके साथ ये भी हो रहा है, इसके साथ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कम से कम 60 दिन तो हो गया, तथा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहो। गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्ष, गत वर्ष यानी 2019-20, इससे पुराना साल कौन सा गया, तो आपको कैलकुलेट करना है एक चीज को, गणना करनी। गणना कैसे करेंगे, गत वर्ष तो 19-20 हो गया, उससे पुराना साल कौन सा हो जाएगा, 18-19, फिर 17-18, ये होगा। 18-19 के बाद क्या हो जाएगा, 17-18 पुराना चलेगा, फिर 16-17, फिर 15-16, हो गए 4 साल। उन चारों सालों को मिलाकर, क्या हो जाएगा, 365 दिन में भारत में रहनी। यानी कि यदि मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इन शर्तों की पूरी करनी है। 60 + 365, 60 + 365 का मतलब क्या होता है, गत वर्ष में तो 60 दिन और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। यानी जिस व्यक्ति या फिर ये इन दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा कर लिया तो वो आधारभूत शर्तों की पूरी कर लेगा। कंप्लीट है तक। ये तो बात होगी किसकी, आधारभूत शर्त की बात होगी। अब मैं बात करता हूं अतिरिक्त शर्त की बात करता हूं। अतिरिक्त शर्तों में क्या होता है, अतिरिक्त शर्त का मतलब होता है गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहो। पहली कंडीशन आधारभूत शर्तें होगी और दूसरी कंडीशन क्या है, अतिरिक्त शर्त में केवल एक ही पॉइंट है। अतिरिक्त शर्त का पहला पॉइंट क्या बोलता है, गत वर्ष जो होगा, जो 19-20 होगा, यदि अभी हाल फिलहाल में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्ष, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्ष आपको कैलकुलेट करना। मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि उस चीज को कैसे करते अपन, मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली क्लासों के अंदर, लेकिन आपको अभी हाल फिलहाल में इसकी शर्तें व नियम आप लोगों को याद रहनी चाहिए। आधार हो गया और अतिरिक्त की बात कर रहे हैं। गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्ष में 730 दिन भारत में रहा हो तो भी क्या हो जाएगा, उस शर्त को पूरी कर लेगा। कंप्लीट है। आधारभूत मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। निवास स्तर पर यदि बात करते हैं, व्यक्ति का निर्धारण होता है तो कौन से 3 प्रकार के होते हैं निवासी, साधारण हो गया, असाधारण हो गया, अनिवासी हो गया। कंप्लीट है। फिर उसके बाद इसके लिए आपको इसका पता लगाना है कौन सा साधारण है, कौन सा असाधारण, कौन सा अनिवासी है। तो उसके लिए भी क्या करता है, इनकम टैक्स ने क्या करता है, कुछ शर्तें बना रखी है। शर्तें कौन कौन सी, 2 शर्तें, एक हो गया आधारभूत और दूसरा हो गया अतिरिक्त शर्तें। ठीक है। आधारभूत शर्त क्या होती है, आधारभूत शर्तों में 2 प्रकार की शर्तें होती है, दोनों में से आपको एक पूरा करना है।
पहली शर्त कौन सी? पहली शर्त बोलती है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहो। कितने दिन? गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहो। पहली शर्त तो ये। यदि ये पूरी नहीं कर पा रहा है तो दूसरी शर्त भी बोल रहा है। दूसरी शर्त क्या होता है? गत वर्ष में कम से कम 60 दिन प्लस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन वो भारत में रहता है तो वो अपने आधारभूत शर्त को पूरा कर लेगा। कंप्लीट है यहाँ तक। फिर दूसरा होता है अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्त क्या बोलती है? अतिरिक्त शर्त ये बोलती है गत वर्ष के पूर्व के जो 7 वर्ष होंगे उन 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहना चाहिए। कंप्लीट यहाँ तक। यदि अपन बात करते यहां तक की बात करते फिर उसके बाद क्या? उसके बाद ये कौन कौन सा? यदि कोई व्यक्ति, मैं छोटा सा एक सारांश एक समरी के रूप में मैं बना दिया जैसे आप लोग देख सकते हो। यदि कोई व्यक्ति आधारभूत और अतिरिक्त शर्त इन दोनों शर्तों को पूरा करता है तो वो कहलाएगा OR। आई बात में? यदि किसी व्यक्ति ने आधारभूत शर्त को भी पूरा कर लिया और यदि किसी व्यक्ति ने अतिरिक्त शर्त को भी पूरा कर लिया, मतलब दोनों शर्तों को पूरा कर लिया है तो व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? OR कहलाएगा, यानी साधारण निवासी कहलाएगा भारत देश का। यदि मैं बात करता हूं यदि किसी व्यक्ति ने आधारभूत शर्त तो पूरी कर ली लेकिन वो किसी कारणवश अतिरिक्त शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो वो कहलाता है NOR। क्या कहलाएगा? NOR। आधारभूत शर्त तो कंप्लीट कर ली लेकिन अतिरिक्त शर्त को वो पूरा नहीं कर पाया। तीसरी बात करता हूं NR की बात करते हैं जिसको अनिवासी कहते हैं। आपने सुना होगा NRI सुना होगा, उसके बारे में सुना। अब वो क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश नहीं तो आधारभूत शर्त को पूरा किया नहीं अतिरिक्त शर्त को पूरा किया, नहीं आधारभूत शर्त पूरी करता है नहीं अतिरिक्त शर्त पूरी करता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? NR कहलाएगा। लेकिन आप पूछ सकते हो सर उसने आधारभूत शर्त को तो पूरा नहीं किया लेकिन उसने अतिरिक्त शर्त को पूरा कर लिया तो भी उस कंडीशन में क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया आधार, जो आधार होता है वो होना चाहिए सच, वो होना चाहिए यस। लेकिन किसी व्यक्ति ने आधारभूत शर्त को पूरा ही नहीं किया। अतिरिक्त शर्त से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे? आधारभूत शर्त से मतलब है। यदि किसी व्यक्ति ने आधारभूत शर्त को पूरा कर लिया अतिरिक्त को पूरा नहीं किया तो भी NR कहलाएगा। आधारभूत शर्त को पूरा नहीं किया है लेकिन अतिरिक्त शर्त को पूरा कर लिया है तो भी वो व्यक्ति कौन सा कहलाएगा? NR कहलाएगा। कंप्लीट है? आगे बात में तो बात हो गई शॉर्ट समरी के रूप में। दोनों शर्त पूरा करता है OR। आधारभूत शर्त को पूरा करता है लेकिन अतिरिक्त को नहीं कर पाता है NOR। आधारभूत शर्त को भी पूरा नहीं कर पा रहा है अतिरिक्त शर्त को भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो कैसा हो गया? NR हो गया। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये तो बात होगी किसकी? ये तो बात होगी आज की क्लास की बात कर रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कौन कौन सी आय जो होती है वो पार्टली होती है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है, अंशतः कृषि आय होती है, कौन कौन सी? रबर, चाय और कॉफी। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको बताया निवास स्तर पर जो भी निवास स्तर पर कर का निर्धारण होता है वो कैसे होता है? 3 प्रकार से कह सकते हैं। निवास स्थिति की बात करते हैं। निवास स्थिति का मतलब क्या होता है? भारत की बात कर रहे हैं। भारत में वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या कहला सकता है? इसमें मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनिवासी। कंप्लीट यहाँ तक। किसको साधारण कहते हैं, किसको असाधारण कहते हैं, किसको अनिवासी कहते हैं, उसके लिए हमको 2 शर्त को पूरी करनी पड़ती है। 2 शर्तें कौन कौन सी? आधारभूत और अतिरिक्त। आधारभूत में 2 पॉइंट है, दोनों में से एक पूरा करो। पहला कौन सा था? कम से कम 182 दिन गत वर्ष की बात करते हैं। फिर दूसरा यदि वो नहीं कर रहा तो वो वाला। दूसरी शर्त कौन सी थी? दूसरी शर्त थी गत वर्ष के में तो 60 दिन और उसके पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। ये होगी आधारभूत। इसमें से 2 में से एक पूरी करना है आप लोगों को। दूसरा होता है अतिरिक्त, इसको तो करना ही करना है। इसमें बोलता है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहो। जो दोनों पूरी कर रहा है OR, आधारभूत कर रहा है अतिरिक्त नहीं कर रहा है तो NOR, आधारभूत भी नहीं कर रहा है अतिरिक्त भी नहीं कर रहा तो कौन सा हो गया? NR हो गया। कंप्लीट यहाँ तक। एक लास्ट चीज आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। चलो ये तो ठीक है, सब कंप्लीट हो गया है। अब बात करूं इन 2 शर्तों की, ये खाली आपको समझनी है, मैं आपको समझा देता हूं। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जा रहा है या भारत के अंदर आ रहा है, किसी भी दिन हो सकता है वो, तो उस दिन को आपको गिनना है। जैसे उदाहरण के लिए वो 25 मई को गया और 29 जून को आया, उदाहरण की बात कर रहा हूं, तो 25 मई भी आपको गिनना है और 29 जून भी आपको गिनना है। जिस दिन जाएगा और जिस दिन आएगा वो दिन आपको गिनना है। कंप्लीट। दूसरी शर्त क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? फिर महत्वपूर्ण बिंदु क्या बोलता है? महत्वपूर्ण बिंदु बोलता है यदि कोई व्यक्ति नौकरी के उद्देश्य से, नौकरी के पर्पज से भारत से बाहर जाता है, पहली बार की बात कर रहा हूं, नौकरी के पर्पज से भारत से बाहर जाता है पहली बार, तो उस केस में जो आधारभूत शर्त होगी उसका जो पहला जो पॉइंट है वही मान्य होगा। यानी आपको अथवा वाला जो पॉइंट मैंने आपको तो वो लागू नहीं होगा उसके ऊपर।
आर्य बस में उसका जो पहला पॉइंट है कम से कम 182 दिन वाला भारत वाले में रहने वाला, तो उस चीज को आपको लागू करना है। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये बात करते हैं आज की क्लास की बात करता हूं मैंने आपको आज के 2 चीजें बड़ी बड़ी बताई हैं, तो आप इसको रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें कि मैंने आज आपको क्या बताया है। कंप्लीट तक धन्यवाद।